लर्नर्स, मैं हूं अनन्या शुभम और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लेसन लैब में। हम यहां पर सीटेट समाधान सीरीज चला रहे हैं जिससे कि हमें सीटेट 2022 में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करने में मदद मिलने वाली है। ठीक है, खास करके CDP में, क्योंकि हम यहाँ पे CDP के क्वेश्चन डील कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल के साथ। और आज है इस सीरीज का क्लास 5 और हमने क्लास 4 तक में कितने क्वेश्चन डील कर लिए हैं? 70 क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ स्टार्टिंग में ही कि जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उन सभी के PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक, जो कि वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, हमारी वेबसाइट का लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन से आप वेबसाइट का लिंक ओपन करेंगे और वहाँ आपको सभी PDF मिल जाएंगे, जहाँ से आप किसी भी टाइम उस PDF को डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के सीरीज के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, क्योंकि हमने 70 क्वेश्चन ऑलरेडी डील कर लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? समालोचनात्मक, जहां पर आप समालोचनात्मक सोच रखें, मतलब कि उसकी अच्छाई और बुराई दोनों पे ध्यान दे सके। ठीक है, गुण और दोष दोनों पे ध्यान दे सके। ठीक है, गुण और दोष दोनों पर ही ध्यान दिया जाए, उसे कहते हैं समालोचनात्मक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का चित्र बनाइए। क्या सौर मंडल का चित्र बनाने में आपको समालोचनात्मक चिंतन करनी पड़ेगी? दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 328 बाय 984, 328 को 984 से गुना करें। क्या इसमें आपको समालोचनात्मक थिंकिंग लगानी पड़ेगी? शिक्षक अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट पास? ये तो क्वेश्चन आपके लिए भी है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब पास हुआ था? एनालाइज द वेरियस वेज इन विच अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट, उन विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करें जिससे शहरीकरण और वैश्वीकरण अलग अलग लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। ठीक है, तो अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें समालोचनात्मक थिंकिंग इन चारों में से कहाँ लगानी पड़ेगी। तो एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि जब भी समालोचनात्मक थिंकिंग की बात होगी, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग की बात होगी, तो वहां पर जो है हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए जहां पर कि हम सोच सके, समझ सके, केवल एक ही उसका उत्तर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, हमें इन चारों में से कोई एक को चुनना है। जैसे कि ड्रॉ ए डायग्राम सोलर सिस्टम, यहाँ पे क्या आपको अलग अलग चीजें देखनी पड़ेंगी कि डायग्राम होता कैसा है, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास पिक्चर ऑलरेडी रहता है बच्चों के पास, वो बस वैसा ही डायग्राम बना देते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखें कि जब भी बात आएगी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चे को कैसा क्वेश्चन देना चाहिए, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ढूंढिए कि कहां पर जो है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, कहां पर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं, जहां पर कि बच्चे उसको अच्छे से अपने सोच विचार को उसमें रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें कि कोई एक डेफिनेट आंसर है वही देना है बस। ठीक है, उसे कहते हैं क्लोज एंडेड, चलिए ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई 328 बाय 984, इसमें भी नहीं होगा, इसका भी जो है उत्तर क्लोज है। ठीक है, हमें एक ही कोई आंसर आएगा ना, वो अलग अलग तो नहीं दिमाग लगा सकते बच्चे इसमें। फिर इन विच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट पास, तो उसका तो आंसर बिल्कुल सही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को पास हुआ था। बस इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। दिमाग कहाँ लगाना पड़ेगा बच्चे को? सोचना कहाँ पड़ेगा, कहाँ पर उसका दिमाग का यूज होगा ज्यादा? तो उन विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करें जिसमें शहरीकरण और वैश्वीकरण अलग अलग लोगों को प्रभावित करते हैं। अब इसमें बच्चा सोचेगा कि आखिर कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या होने चाहिए कारण, क्या क्या कारण नहीं है, किस तरह से जो है उन पर प्रभाव पड़ रहा है, इन सब विषय पे उसको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, समालोचनात्मक चिंतन लगेगा। चलिए क्रिटिकल थिंकिंग में होता क्या वो समझते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में हमें अगर समस्या समाधान करना होता है, ठीक है, और क्या तर्क करना होता है, रीजनिंग, तर्क लगाना होता है बच्चे को। क्या लगता है आपको कि सौर मंडल का चित्र बनाने में बच्चे को तर्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, उसके पास पहले से डायग्राम है, वो वैसा ही बनाएगा, उसमें उसको कोई अलग चीज नहीं करना होगा। अब आप बोलिए कि चार्ट पेपर पे बना लेता है, कोई थर्मोकॉल पे बना लेता है, तो वो उसमें भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग आई नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है एनालाइज, विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है चीजों को तोड़ तोड़ कर देखना, कि क्वेश्चन ही है तो हम उसको तोड़ के देखेंगे। जैसे उन विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करें, हमें कौन तरीके निकालने हैं, किस चीज के तरीके निकालने, तो शहरीकरण वैश्वीकरण के लोग जो है कैसे प्रभावित होते हैं, ये क्या किया हमने, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको समझा, इसी को कहते हैं विश्लेषण। फिर क्या डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए बच्चे में। ठीक है, कि हम क्या डिसीजन होगा, क्या ये चीज सही में प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें बच्चा तर्क करेगा, डिसीजन मेक करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा, मूल्यांकन करेगा, अपने उत्तर का मूल्यांकन करेगा। ठीक है,
तो ये सब चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा में और भी चीज़ें जैसे रिसर्च करनी चाहिए, बच्चा सुनेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, उसके विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, एनालिसिस उसको तोड़ कर आना चाहिए करने को, एवेल्युएशन आना चाहिए उसको। ये सब चीज़ें जरूरत है किसके लिए? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। तो आप ध्यान दीजिए कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ करने को मिलेगी? ओपन एंडेड क्वेश्चन में मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम खोजेंगे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है जहां बच्चे को एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस आपका आंसर आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ऑर्डर टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स, टीचर शुड, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। व्यक्तिगत अंतर जो होता है पसंद में, नापसंद में, ठीक है, सीखने के तरीके में, तौर तरीकों में, संस्कार में, सभ्यता में, इन सभी में जो अंतर होता है ना, उसको केटर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, इग्नोर द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स। हम क्या करेंगे कि उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना उसको इग्नोर कर देंगे। चलिए हटाइए, शिक्षार्थी के पहले अनुभव की उपेक्षा करेंगे। अरे भैया कैसे उपेक्षा करेंगे? जब हम बीएड में भी पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं, ठीक है, हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, फिर भी जब कोई टीचर हमें समझाता है तो हमें एग्जाम्पल कहाँ से देता है? जिस चीज़ की जानकारी हमें पहले से होती है उससे जोड़ के समझाने की कोशिश करता है। तो अगर आप ये कीजिएगा कि बच्चे को जो है कैटर करना हमको इंडिविजुअल डिफरेंस को, तो हम उसके एक्सपीरियंस को ही ध्यान से हटा देंगे। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो बच्चा नॉर्मली अगर इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं भी होता ना कहीं पर, तब भी बच्चा नहीं समझता सही से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमें कभी भी जो है शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों की उपेक्षा नहीं करनी है, ठीक है, उसे इग्नोर नहीं करना है, उस पर ही नॉलेज बिल्ड करनी है, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज पे ही हमें न्यू नॉलेज को बिल्ड करना है। बिल्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस लर्नर्स यूजिंग देम। चलिए यही तो है सबसे अच्छा आंसर। फिर भी हम सभी को ऑप्शंस को पढ़ेंगे। अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय की जाए, ठीक है। उसका है यूज यूनिफॉर्म वेज ऑफ असेसिंग द लर्नर। शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए एक समान तरीके। आप ध्यान दीजिए कि जब भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है, तो आप एक समान तरीके कैसे यूज कर सकते हैं? अब कहीं पे वेजिटेरियन बैठा हुआ है व्यक्ति और नॉन वेजिटेरियन बैठा हुआ है, आप दोनों को लेकर चले जाए वेजिटेरियन में तो उसको नॉन वेजिटेरियन को तो अच्छा नहीं लगेगा वो चीज, है ना। और वेजिटेरियन को अगर आप ले जाए नॉन वेजिटेरियन होटल में तो उसको तो अच्छा नहीं लगने वाला है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है भाई। जब खाने पीने में पसंद है हमारी अलग अलग, तो आप खुद सोचिए जब आप वहां पे इतना चूजी बन रहे हो, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस में चूजी बन रहे हो, तो यहाँ पर कैसे ऐसा हो सकता है कि आप आकलन के एक समान तरीके उपयोग करोगे हर बच्चे के लिए, जबकि आपको पता है कि वहां पे क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है, सभी के सोचने के समझने के तरीके अलग है। तो जब सोचने तो समझने के तरीके अलग हैं तो हम एक ही तरीका नहीं अपना सकते। तो जहां पर भी बात हो केटर करने की, किसको? इंडिविजुअल डिफरेंस को, और वहां पर ऑप्शन में आपको दिख जाए कहीं पर भी लिखा हुआ यूनिफॉर्म, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, इस तरह के वर्ड को आप ध्यान दीजिए कि ये नहीं होगा, ठीक है, कि केवल एक ही तरीका यूज नहीं करना है हमें, वहां पर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो इसीलिए हमें एक ही तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर चौथा ऑप्शन है इंप्लीमेंट स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल द लर्नर्स। चलिए आपको फिर से मिल चुका है आपका रॉन्ग ऑप्शन, और इसके साथ आपको आपका सही आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको क्या ध्यान देना है कि आप प्रीवियस एक्सपीरियंस को जो है इग्नोर नहीं कर सकते, सबसे पहली बात, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आपको प्रीवियस नॉलेज को वो इग्नोर नहीं करना, हमें क्या करना, उसी से बिल्ड करना है न्यू नॉलेज को, ठीक है, उसी से बिल्ड करना है, उसी से बनाना है, उसी को आधार बना करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म वेज को नहीं यूज करना और हमें स्टैंडर्डाइज करिकुलम को नहीं यूज करना है, इसके बदले हमें करना है फ्लेक्सिबल लचीले पाठ्यक्रम का इस्तेमाल करना है। इसी की बात काम कौन करता है? एनसीएफ भी करता है और एनईपी भी करता है कि हमें फ्लेक्सिबल करिकुलम का इस्तेमाल करना है। किस लिए? तो इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर करने के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आ चुका है हमारा करेक्ट आंसर जो कि है 2, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन आपके पास। स्टूडेंट्स आर पैसिव रिसिपिटेंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ नॉलेज। मतलब कहा जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा में छात्र ज्ञान की सामग्री के लिए निष्क्रिय प्राप्त करता है। क्या लगता है आपको? इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहेगा कि छात्रों को निष्क्रिय रहना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज को फॉलो करता है? रचनावाद को, ठीक है, याद रखिए, रचनावाद को फॉलो करता है। और मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता रही हूँ कि रचनावाद कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। बच्चे अपनी ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, ठीक है, या फिर वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, तो जब बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है तो वो कभी भी पैसिव तो रहेगा नहीं क्लासरूम में, वो भी इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा
स्ट्रॉन्ग। चलिए आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, स्टूडेंट्स ग्रो एंड डेवलप इन इक्विटेबल मैनर, ठीक है, इक्विटेबल मैनर का यहाँ पे बात किया जा रहा है इक्विटी का, ठीक है, इक्विटेबल मैनर, समता, समता का चर्चा किया जा रहा है यहाँ पे। छात्र समता पूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट्स गेट डिस्क्रिमिनेटेड इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी तक पहुंच में छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की तो वो भेदभाव रहित शिक्षा की बात करता है, सहित नहीं, ठीक है, रहित। तो कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसी बात नहीं करेगा कि हम बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ओवरकम द बैरियर्स टू लर्निंग कंप्लीटली ऑन देयर ओन, छात्र सीखने की बाधाओं की पूरी तरह अपने दम पर दूर करते, पूरी तरह अपने दम पर दूर। ऐसा है कि बच्चे सक्रिय निर्माता हैं, लेकिन हम उस समय क्या बात करते हैं, ये भी बात करते हैं कि शिक्षक जो हैं सुविधादाता होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, सुविधादाता होते हैं, अर्थात फैसिलिटेटर होते हैं। तो उनको फैसिलिटेट तो करना है ना, कम से कम। आप कहिएगा कि केवल बच्चे ही उसमें भाग ले रहे हैं, शिक्षक भाग ही नहीं ले रहे हैं, या फिर शिक्षक ही ले रहे हैं, बच्चे भाग ही नहीं ले रहे, तो ये दोनों ही पॉइंट गलत है। वहां पे बच्चे और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब 1 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, तो क्या आंसर बचता है हमारे पास? 2, कि छात्र जो है समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। अब समतापूर्ण तरीके से बढ़ते विकसित होते हैं, तो समता क्या होती है वो भी समझ लेते हैं कि समता क्या होती है। ये देखिए यहाँ पर 2 पिक्चर है, ठीक है। एक जगह जो है इक्वालिटी यानी कि समानता की बात की गई है, दूसरी तरफ लिखा गया है इक्विटी, इसी को कहते हैं समता। तो इक्वालिटी में हमने क्या किया कि सभी बच्चों को बराबर चीजें दे दी, लेकिन क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्या लगता है क्या बेनिफिट हुआ? इसको अगर नहीं भी ये दिया जाता तभी वो देख पाता, अगर इसको इतना दिया गया तब भी उसको देखने में परेशानी हो रही है, और ये तो बेचारा बच्चा देख ही नहीं पा रहा अभी तक। ठीक है, ये इक्वालिटी तो है, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी की नहीं इक्विटी की जरूरत होती है। इक्विटी क्या है? समता, जो कहता है कि जिसको जितना जरूरत है ना, जिसको जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, नीड है, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको जो है ना प्रोवाइड कीजिए। कोई भी चीज, कोई भी आपको अगर उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको प्रोवाइड कीजिए। अगर इस बच्चे को हेल्प की आवश्यकता ही नहीं तो इसको क्यों हेल्प देंगे हम? वो खुद देखने में सक्षम है, इसको हेल्प की जरूरत है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 बॉक्स लगा दी और यहाँ पर हमने ये लगा दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि आप तीनों देख सकते हैं। इसी को कहते हैं समता, जहां पर हम किसी को भी एक क्षेत्र में उनकी जरूरत के अनुसार सुविधा प्रदान करते हैं, वो होती है समता। और समानता क्या होती है कि हमने तीनों को एक एक बॉक्स दे दिया, तो ये तो अच्छा हुआ नहीं, ये तो नहीं सही हुआ ना, क्योंकि सबको तो फायदा हो नहीं पाया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं शिक्षण प्रणाली में, जहां पर कि हम आवश्यकता अनुसार नीड प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो which of the following has been recommended by clause 12 of the Right to Education Act 2009 regarding education of students belonging to economically weaker section EWS वाले बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के क्लॉज नंबर 12 में क्या कहा गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? आपको चुनना है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। ठीक है, एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली, सरकारी स्कूलों में ही प्रवेश करने की बात की गई है। रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों में आरक्षण की बात की गई है। प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ओनली, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। फिर सेपरेट स्कूल पढ़ते उनके लिए अलग स्कूल की बात की गई है। जब सबसे पहली बात तो हम अलग स्कूल की बात नहीं करते हैं, हम इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं, समावेशन को सपोर्ट करते हैं, जहां पर कि हम सबको एक साथ जोड़ कर रखने का कार्य करते हैं, उन्हें अलग नहीं करते हैं। इसलिए स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं की जाएगी, चलिए, या फिर सेपरेट स्कूल की बात नहीं की जाएगी। तो अब बचते हैं बस 3 ऑप्शन। क्या लगता है आपको कि वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में डालने की बात की जाएगी, या फिर रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल कहा जाएगा, फिर प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ओनली कहा जाएगा? तो इसमें से आप एक ऑप्शन और छांट सकते हैं आराम से, केवल व्यावसायिक शिक्षा। क्या केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को, या किसी भी बच्चों को केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हमारे पास बचता है 2 ऑप्शन। तो इसमें भी आप बस कॉमन सेंस लगा के देखिए, एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल ओनली, केवल गवर्नमेंट स्कूल में उसको एडमिशन देना है अगर, तो उसके लिए ऐसा क्यों, कोई प्रावधान क्यों बनाया जाएगा? वो तो ऐसे भी लिखा हुआ है पहले से कि उसको जो है वो एडमिशन ले सकता है, कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, उसमें तो कोई उसमें प्रोविजन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन अलग से बनाने की जरूरत कहाँ है? जहां हम रिजर्वेशन की बात करेंगे कि निजी स्कूल में आरक्षण की बात करेंगे। तो क्लॉज 12 का कहना है कि ईडब्ल्यूएस ग्रुप वाले बच्चों को, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उन्हें 25% का आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ? तो प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 12th क्लॉज जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, उसमें कहा गया है कि निजी स्कूलों में बच्चों को आरक्षण देना है। किन बच्चों को? तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को देना है। कितना % देना? तो 25% देना है। चलिए अब इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की क्षमता गणनाएं प्रदर्शन करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? किसकी क्षमता? गणनाएं प्रदर्शन, मैथ। तो आप ढूंढिए कैलकुलेशन कहाँ है, सीधा एग्जाम्पल आपको ढूंढना है, कैलकुलेशन कहाँ है, कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1, डिसकैलकुलिया, ठीक है। यहाँ पर आता है कैलकुलिया, कैलकुलेशन का कैलकुलिया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब भी बात आए कि मैथ में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिसकैलकुलिया का ऑप्शन सही होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लिखा हुआ डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया को कभी कभी अप्रैक्सिया भी लिखा जाता है, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया को कभी कभी केवल अप्रैक्सिया भी लिख दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर उसको अप्रैक्सिया लिखा जाए या फिर डिस्प्रैक्सिया लिखा जाए, बात एक ही होनी है। चलिए, तो डिसकैलकुलिया तो हो गया, कैलकुलेशन से रिलेटेड। डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? ग्राफ बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो ये लिखने से रिलेटेड हो जाएगा। डिसलेक्सिया, जिसको कहते हैं पठन विकार कहते हैं डिसलेक्सिया को। लेकिन बात ये है कि डिसलेक्सिया को बहुत बार जो है पठन विकार या अपठन करके लिखा ही नहीं होता है ऑप्शन में, हिंदी में भी वहां भी डिसलेक्सिया ही लिखा होता है। इसलिए अगर आप डिसलेक्सिया याद कर ले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होता है मोटर कौशल से रिलेटेड। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। डिसलेक्सिया, इसको कि अपठन या फिर पठन विकार कहते हैं। वहां क्या होता है, बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं सही से, जो सिमिलर दिखने वाले शब्द होते हैं ना, उनको पढ़ने में उसे दिक्कत होती है। बी, डी, पी, क्यू, 6, 9, इन सबको देखने में उसको परेशानी होती है। वो 6 को 9 समझते हैं, 9 को 6 समझते हैं, बी को डी समझते हैं। इससे आप ईशान अवस्थी को याद कर सकते हैं, किसका? तारे जमी पर का। चलिए अब आते हैं डिस्ग्राफिया, जिसको कहते हैं लेखन विकार। अब क्या है कि अगर इसको डायरेक्ट लेखन विकार लिख दिया जाएगा ऑप्शन में तो आपके लिए हो जाएगा ये लड्डू क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसको नहीं लिखा जाता है हिंदी में, इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता है बहुत बार, कभी कभी कर दिया जाता है अगर सीटेड वाले मेहरबान हो तो। खैर, तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड हो जाएगा? जहाँ पे ग्राफ बनाने की बात आ जाएगी तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लेखन विकार होगी। डिसलेक्सिया अपठन या पठन विकार, जिसमें कि आपको शब्द उल्टे दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब मैथ। तो जहां मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो हो जाएगा डिसकैलकुलिया। अफेजिया, जिसको कहते हैं वाचाघात, ठीक है। वाचाघात ये होता है बोलने से रिलेटेड, ठीक है। इसको कभी कभी डिस्फेजिया भी लिख दिया जाता है या फिर अफेजिया भी लिखा जाता है। तो अफेजिया का मतलब क्या है? वाचाघात, बोलने से संबंधित परेशानी है ये। इसको बोलना था आई वांट एन एप्पल, ये बोल रहा है मार्बल, ये लीना हिम, पता नहीं क्या क्या। चलिए ठीक है, तो मतलब क्या बोलने में परेशानी होती है, जिसको भी होता है अफेजिया, उनको बोलने से संबंधित परेशानी होती है। अफेजिया बोलने से संबंधित, ठीक है, याद कर लीजिए, ये सब जरूरी है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं ADHD, ठीक है। ADHD जिसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हिंदी में लिख दिया आपको कि ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। अटेंशन यानी कि अवधान या ध्यान, डेफिसिट का मतलब होता है कमी या अभाव, मतलब कि ध्यान की कमी। उसके बाद हाइपर एक्टिव, हाइपर मतलब अधिक, एक्टिविटी मतलब सक्रियता, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। और डिसऑर्डर मतलब विकार, ऐसा विकार जिसमें अवधान की कमी हो और बच्चा अत्यधिक सक्रिय हो, उसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD, ठीक है। तो ADHD में देख रहे हो आप इस बच्चे को, इसका दिमाग मतलब एक जगह लग ही नहीं रहा, कभी इसको कार से खेलना है, कभी इसको लिखना है, कभी इसको मोबाइल यूज करना है, कभी एयरप्लेन उड़ाना, कभी बॉल से खेलना है, मतलब समझ नहीं आ रहा उसको क्या करना है। बच्चे इसमें क्या होता है कि बच्चा एक जगह पर ध्यान ज्यादा देर तक केंद्रित नहीं रख सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए। फिर आते हैं हम डिस्मॉर्फिया पे। डिस्मॉर्फिया जिसको कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी कहते हैं या फिर बॉडीली डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि मेरा बॉडी जो है ना उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, वो भले ही बिल्कुल फिट हो, पर उसको जब वो अपने आप को शीशे में देखेगा ना तो उसे लगेगा कि नहीं मैं तो बहुत मोटा हो गया। जैसे इस लड़की को लग रहा है ये बिल्कुल फिट दिख रही है यहाँ पर, लेकिन जब अपने आप को ये शीशे में देख रही है तो उसको क्या लग रहा है कि मैं बहुत मोटी हो गई, मुझे अपने बॉडी पे काम करना है, भाई मेरा बॉडी फिट नहीं है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो ऐसा जब लगता है तो उसे कहते हैं डिस्मॉर्फिया, ठीक है, डिस्मॉर्फिया, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। चलिए उसके बाद आते हैं अप्रैक्सिया पे, जिसको वहां पर लिखा गया था डिस्प्रैक्सिया। ये होता है मोटर कौशल संबंधित। मोटर कौशल क्या होता है? जो आप हाथ पांव जो हिलाते हैं उसे कहते हैं, हाथ पांव में जो गति आती है ना उसे कहते हैं मोटर कौशल, ठीक है। लिखने हो, दौड़ना हो, पढ़ना हो, उठना हो, बैठना हो, सब में क्या आपका मोटर कौशल इस्तेमाल हो रहा है। तो मोटर कौशल से संबंधित विकार को कहते हैं अप्रैक्सिया। जैसे आप देख रहे हो बच्चे को बटन लगाने में बहुत परेशानी हो रही है और यहाँ पे बच्चे को जो है सूलेस बांधने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उसका मोटर कौशल सही से नहीं हो पा रहा है, उसकी उंगलियां जो है ना सही से काम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए। चलिए उसके बाद आते हैं इस पे डिस्टोपिया और यूटोपिया पे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं।
डिस्टोपिया और यूटोपिया जो है ये एक दोनों के अपोजिट वर्ड है। डिस्टोपिया ऐसी काल्पनिक दुनिया के बारे में सोचना जहां सब खराब हो, ठीक है, जहां पे डिस्टोपिया हो वहां पे सब खराब होगा। इसको दुख स्थानता भी कहते हैं, मतलब कि व्यक्ति या बच्चा अपने दिमाग में एक दुनिया का निर्माण करता है जहां पर कि वहां का सरकार और वहाँ के लोग सबके सब वहाँ पे मतलब सब कुछ खराब होता रहता है। खास करके यहाँ पे सरकार को लेकर बच्चे को लगता है या फिर जो भी रहते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे सरकारी व्यवस्था जो है वो सही से चल नहीं रही है, इसलिए सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, तो उसकी काल्पनिक दुनिया में सब कुछ खराब होगा। लेकिन जब यूटोपिया की बात आएगी ना, तो यहाँ पर जो है बच्चे के पास जो है आदर्श लोक होगा, ठीक है, वहां पे सब कुछ उसको अच्छा मिलेगा। ऐसे आदर्श दुनिया के बारे में कल्पना करता है, वहां जहां सब अच्छा हो, वहां पे सरकारी व्यवस्था भी अच्छी होगी, सब कुछ बिल्कुल सही से चल रहा होगा, चोरी और ये डकैती टाइप की तो चीज होती ही नहीं होगी। मतलब काल्पनिक दुनिया ऐसी है जहाँ पे सब कुछ अच्छा खुशनुमा माहौल है, तो वो यूटोपिया होता है। और डिस्टोपिया में क्या होता है, दुख का माहौल होता है। जैसे कि यहाँ पर यूटोपिया में देखिए कि पेड़ बहुत अच्छा से हरा भरा है, और डिस्टोपिया की बात जैसे ही आती पेड़ में लग गया है आग। चलिए, तो इतना मैंने आपको समझा दिया है इसको, और जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है मैं सभी को समझाते जा रही हूँ, सारे जो इंपॉर्टेंट जो विकार हैं सभी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ताकि किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स। डाइवर्स याद रखिए, डाइवर्स का बात आ गया यहाँ पे। तो इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स रिक्वायर्स, किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, किसके लिए, विविध शिक्षण की जरूरतों वाले छात्र, ठीक है, को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता पड़ेगी। हमें डाइवर्स लर्निंग को यहाँ पर फिर से क्या करना है, केटर करना है। तो इसके लिए कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट की, फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी। जब यहाँ पर डाइवर्स की बात आ गई तो हम फिक्स को काट के चलेंगे, यहाँ पर डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे, फिक्स कुछ रखना ही नहीं है हमें। फ्लेक्सिबल करिकुलम, बिल्कुल सही बात है, लचीले पाठ्यक्रम की बात कर सकते हैं। मानकीकृत आकलन यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, अभी तक मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया था कि फिक्स्ड हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, इस सब शब्दों से हमें दूर रहना है जहां पर बात हो डाइवर्सिटी को केटर करने की। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड पेडागोजी बिल्कुल भी नहीं है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की भी यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर जरूरत है लचीले पाठ्यक्रम की, फ्लेक्सिबल करिकुलम की, क्योंकि वहां पर बच्चे हैं डाइवर्स नीड वाले। तो जब करिकुलम जो है लचीला रहेगा, पाठ्यक्रम लचीला रहेगा, तो क्या होगा, उससे फायदा होगा अलग अलग बच्चे के नीड को केटर करने में। और इसकी बात कौन करता है, एनईपी 2020 भी करता है इसकी बात। देखिए, लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में रास्ता चुन सके। क्योंकि हम सब में डाइवर्सिटी है, सभी को टीचर नहीं बनना है, और सभी को टीचर एक ही कारण के लिए नहीं बनना है। तो ये क्या डाइवर्सिटी है, तो इसी के लिए लचीलेपन की आवश्यकता है, ताकि शिक्षार्थी सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह से वो अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन यापन कर सके, जीवन में अपना रास्ता चुन सके। उसके अलावा एनसीएफ भी इस चीज की बात करता है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसके की चेयरपर्सन थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल एक और चीज से जुड़े हैं, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, जिसमें बात की गई थी कि शिक्षा में जो है ना बच्चे के जो बस्ते का बोझ है ना, बस्ते का बोझ उसको कम किया जाए। बस्ते का बोझ क्या करता है, बच्चे को पढ़ाई से थोड़ा निरस्ता देता है। क्यों, अब बच्चा जो है पहले तो पीठ पे इतना बड़ा बस्ता लाद के जा रहा है स्कूल, उसके पीठ में हो जाता है दर्द, बैक पेन होता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को इस समय में बैक पेन की समस्याएं आती हैं, क्योंकि बैग बहुत ज्यादा भारी रहता है बच्चों का। और क्या होता है, इतने सारे कंटेंट हो जाते हैं कि बच्चा क्या क्या पढ़ेगा। इसीलिए शिक्षा के बोझ को कम करने की बात की गई थी, किसके द्वारा, तो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा, जिसका नाम था शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। चलिए, तो यही है चेयरपर्सन किसके, तो एनसीएफ 2005 के भी, कौन, प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 से पूर्व जो है 3 एनसीएफ आ चुके थे, जो है 1975, 1988 और 2000। इन सभी अंकों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एनसीएफ 2005 की रचना जो है शिक्षा व्यवस्था में उपयुक्त बदलाव लाने हेतु की गई थी। किस लिए की गई थी, तो उपयुक्त बदलाव लाना था। शिक्षा व्यवस्था में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, उसमें बदलाव लाने के लिए कि कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, उसके लिए ही एनसीएफ 2005 लाया गया था। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार, पाठ्यक्रम के बोझ, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना तथा शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना इसका प्रमुख लक्ष्य था। क्या प्रमुख लक्ष्य था, कि शिक्षा को जो है केवल, इसमें देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा था, केवल पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित नहीं रहे, बल्कि उसको जो है उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल अगर जो है शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित है तो वो अच्छी शिक्षा है, नहीं, उसको उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना होगा, तब वो अच्छी शिक्षा प्रणाली है। अच्छा, इसके अलावा जो है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल थे एनसीएफ 2005 के, तो इसको अगर आप समझ लेते हो अच्छे से तो एनसीएफ 2005 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से डील कर पाओगे। पहला क्या है, यह सुनिश्चित करना कि सीखना
रटने के तरीके से दूर हो जाए। रोट मेमोराइजेशन को खत्म करना है। किसको खत्म करना है? रोट मेमोराइजेशन को खत्म करना है। इसीलिए जब भी बात आती है शिक्षा में कौन सी प्रणाली नहीं होनी चाहिए, तो रटन प्रणाली नहीं होनी चाहिए। इसकी बात कहाँ की गई है? एनसीएफ में भी की गई है कि हमें शिक्षा से रटन प्रणाली को हटाना है। दूसरा पॉइंट है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। कहाँ से जोड़ना है? स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। केवल स्कूल तक उसको सीमित नहीं रखिए। आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है ना टूर पे ले जाया जाता है, ताजमहल दिखाने ले जाया जाता है, लाल किला दिखाने ले जाया जाता है। ये सब किस लिए? क्योंकि बच्चे को केवल जो है स्कूल तक नहीं रखना है, उसको जो है ज्ञान को बाहर के जीवन से भी जोड़ना है। कभी कभी तो जो है फैक्ट्रीज में भी ले जाया जाता है बच्चों को देखने के लिए काम लोग कैसे करते हैं। ये सब क्या है कि जीवन से जोड़ रहे हैं हम, ताकि बच्चे पॉइंट को अच्छे से समझ सके, सिर्फ रटे नहीं। ठीक है, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों से परे हो। पाठ्य पुस्तकों से परे, पाठ्य पुस्तक से बाहर की दुनिया से हमें जोड़ना है। इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। बियॉन्ड जाना है किससे? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से बाहर की ओर जाना है, हमें टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं रहना है। उसका फोर्थ है परीक्षा को अधिक लचीला बनाना। कैसा बनाना है? लचीला बनाना, और उन्हें कक्षा के जीवन से जोड़ना है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिव विद क्लासरूम लाइफ। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एंड एग्जाम लेना है जिससे कि बच्चे जो है केवल एंड में रट के पास हो जाए। उनको जो है उसको जोड़ना है, क्लासरूम से जोड़ना है, उसमें लचीलापन लाना है। सभी बच्चों को एक ही जैसे नहीं समझना, और ना ही सभी बच्चों के लिए एक ही करिकुलम फॉलो करना है या फिर एक ही एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो करना है। क्वेश्चन का निर्माण इस प्रकार करना है कि सभी बच्चों के नीड को हम कैटर कर पाए। इसीलिए कहा जाता है कि परीक्षा में लचीलापन चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ऐसी पहचान का पोषण करना जो देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति चिंतित हो। नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इनफॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न्स विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। हमारे जो देश की व्यवस्था है उसके बारे में भी बच्चे में चिंतन प्रक्रिया आए, वो हमारे देश के प्रति भी सोच सके, समझ सके, तभी तो वो हमारे देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा आगे चल के। उसको हमारे देश से कोई मतलब ही नहीं, मतलब हमारी शिक्षा का अगर हमारे देश से कोई जुड़ाव ही नहीं रह जाएगा तो क्या फायदा है? वो हमारे देश के तो अच्छा होगा ही नहीं। हम शिक्षा किस लिए कर रहे हैं? हमारे जो शिक्षा का वो जो मोटिव है उससे क्या, तो हमारे देश का भी तो विकास होता है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि शिक्षा में एक ऐसी पहचान, शिक्षा ऐसी हो जो ऐसी पहचान का पोषण करे जो कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी चिंतित हो। ठीक है, हमारे देश की व्यवस्था के प्रति भी चिंतित हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम टीचर का रोल क्या है। एनसीएफ के द्वारा टीचर को किस रोल में रखा गया? तो फैसिलिटेटर के रोल में रखा गया, सुविधादाता के रोल में रखा गया है, ना कि डिक्टेटर। ठीक है, डिक्टेटर नहीं बनना है शिक्षक को कि वो जो बोलेगा वही होगा, ऐसा नहीं है। उसे बनना है सुविधादाता, वो बच्चों की हेल्प करेगा जहां बच्चों को जरूरत होगी। तो याद रखिए हमें क्या करना है? लचीलापन रखना है। किसमें? करिकुलम में या फिर परीक्षा प्रणाली में। किस लिए? तो कैटर करने के लिए किसको? इंडिविजुअल डाइवर्सिटी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ इन स्टूडेंट्स विथ गिफ्टेडनेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। प्रतिभाशाली छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी होगी? कैसे बच्चे? प्रतिभाशाली बच्चे के आपके नीड को कैटर करना है तो आप कैसे कीजिएगा? आस्क देम वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछिएगा। देखिए बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछिएगा तो आपने बात ध्यान देगा, बच्चा गिफ्टेड है। ठीक है, मतलब गिफ्टेड है तो इसका मतलब कि उसकी एबिलिटी जो है नॉर्मल बच्चों से ज्यादा है। उसकी योग्यता जो है, उसकी सोचने की जो प्रणाली है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो नॉर्मल बच्चों से तो ज़्यादा अच्छी होगी। तो उससे आप जो है इजी जो है पूछिएगा क्वेश्चन, तो उसके लिए तो बोरिंग हो जाएगा ना। जैसे कि अगर हम किसी एवरेज बच्चे को बहुत ही हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं तो उसके लिए पढ़ाई बहुत नीरस हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि इसका क्या आंसर दे, तो वो कैसे वो पढ़ाई में मन लगाएगा? पहले हमें उसको उसके हिसाब का क्वेश्चन देना होगा। तो वैसे ही अगर हम बच्चे को, जो कि गिफ्टेड बच्चा है, जो कि प्रतिभाशाली बच्चा है, उसको बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे तो उसके लिए तो बहुत बोरिंग हो गया। वो तो 2 मिनट में आंसर देके फिर आराम से बैठ जाएगा, फिर उसको क्लास में मजा कहाँ आएगा? उसका तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर है दूसरा ऑप्शन हमारे पास, असाइन देम चैलेंजिंग एंड हायर ऑर्डर टास्क। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम वाले कार्य सौंपेंगे। बिल्कुल उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम वाले कार्य सौंपेंगे जिससे कि उनका दिमाग और ज्यादा अच्छे से लग सके, उन्हें लगे कि हाँ हमें इस पे कार्य करना है। उसके लिए वो रचनात्मक चिंतन करे। ठीक है, उसके लिए वो सोचे, तर्क करे, तब उन्हें ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद है गिव एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्रीहेंड द इन्फॉर्मेशन। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दे। बच्चा जो है डिजेबल नहीं है या फिर बच्चा जो है बिल्कुल ही लो IQ वाला नहीं है जिसको किसको समझने में जो है ज्यादा समय लग रहा हो, कोई क्षमता से ग्रसित नहीं है जिसमें कि उसको जो है समझने के लिए अधिक टाइम देना पड़े। समझने के लिए उसको और जल्दी समझेगा। जो बच्चा आप कॉमन सेंस लगा के देखिए कि जो बच्चा आपकी क्लास में फर्स्ट आता था तो आपको क्या लगता है वो कंसेप्ट को जल्दी नहीं समझता होगा। तो अगर वो जल्दी समझ रहा है तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि जानकारी के लिए अतिरिक्त समय देना है? तो ये भी गलत हो गया।
उसके बाद है लास्ट ऑप्शन, कीप लो एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम देम, मतलब बच्चा गिफ्टेड है, वो जल्दी समझ पा रहा है कार्यों को, उसकी एबिलिटी अच्छी है, और हम क्या करेंगे, उससे लो एक्सपेक्टेशन रखेंगे। ऐसा कैसे, हमें तो लो एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखनी होती है, और यहाँ बात गिफ्टेड बच्चे की हो रही है, तो हम क्यों लो एक्सपेक्टेशन रखेंगे भाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें हम क्या करेंगे, ऐसे टास्क देंगे जो चुनौतीपूर्ण होंगे, उच्च क्रम के कार्य देंगे, हायर ऑर्डर टास्क देंगे, ताकि उनका दिमाग जो है ना वो आराम से यूज हो सके, वो उसको उनमें मजा आ सके उनको क्वेश्चन को डील करने में। गिफ्टेड बच्चे के बारे में कुछ खासियत मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे में जो है ये मॉडल दिया गया है जोसेफ रंजूली के द्वारा। रंजूली ने गिफ्टेड बच्चे के बिहेवियर के लिए एक मॉडल दिया था, इसको कि 3 रिंग मॉडल कहा जाता है, जिसमें कि उन्होंने क्या कहा कि बच्चे में टास्क कमिटमेंट होगा, क्रिएटिविटी होगी और एबव एवरेज एबिलिटी होगी। वो जो है कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता होगी, उसमें प्रतिबद्धता होगी। अगर स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा तो माफ कर लीजिएगा, क्या गलती होती है, इंसान ही है हम भी। टास्क कमिटमेंट होगा उसमें, मतलब वो कार्य को लेकर प्रतिबद्ध होगा। फिर एबव एवरेज एबिलिटी, एवरेज एबिलिटी से अधिक होगा, एबव मतलब अधिक होगा, उसमें कार्य करने की क्षमता भी जो है अधिक अच्छी होगी। फिर वो क्रिएटिविटी होगी, उसमें रचनात्मकता होगी, और ये सभी जिस बच्चे में होगी ना वो कहलाएगा गिफ्टेड बच्चा। इस तरह का मॉडल आपके सामने शो भी कर दिया जाता है कि ये मॉडल जो है इसमें क्या किया जाएगा, इसको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कवर्ड पार्ट है ना, यहाँ पर जो बच्चा होगा उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा गिफ्टेड बच्चा। और ये मॉडल किसने दिया है, रंजूली ने दिया है। किसके लिए दिया है, तो गिफ्टेड बच्चे के लिए दिया है। उनका कहना है कि वो जो बच्चा गिफ्टेड होता है उसमें कार्य प्रतिबद्धता होती है, उसकी एबिलिटी जो है ना नॉर्मल बच्चों से अधिक अच्छी होती है, और उसमें रचनात्मकता होती है। टास्क कमिटमेंट, कार्य प्रतिबद्धता, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता एवं औसत से अधिक क्षमता, ये सभी है किसके गुण, तो बच्चे के जो कि गिफ्टेड है। उसका IQ भी ज़्यादा बेहतर होता है, उसके बाद उसकी सीखने की गति जो होती है वो भी ज़्यादा बेहतर होती है। सीखने की जो गति होती है ऐसे बच्चों की वो ज़्यादा फास्ट होती है। सीखने की गति किसके, गिफ्टेड बच्चे की। IQ भी अच्छा होगा इसका, ये जल्दी समझते हैं, ठीक है, समझते भी जल्दी हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है हायर ऑर्डर स्किल होता है ना इनमें, वो उनका एबिलिटी जो है पहले नॉर्मल बच्चों से अधिक है, उनमें टास्क कमिटमेंट है, उनमें क्रिएटिविटी, और ये बच्चा क्या है, गिफ्टेड है। ऐसा ही फोटो रहेगा आपको, और ये ग्राफ को ऐसे गिफ्टेड बच्चे का यहाँ पे साइन नहीं रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इस बच्चे को क्या कहिएगा, तो गिफ्टेड कहिएगा आप इस बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड टीचर अवॉइड, अवॉइड मतलब नहीं करनी है, वाइल फैसिलिटेटिंग लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच सीखने की सुविधा प्रदान करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। कौन सी रणनीति जिसका उपयोग हम नहीं करेंगे, किस समय, तो जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होंगे। कंसेप्ट मैपिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर डिस्कवरी लर्निंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंट्यूटिव गेसिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर पैसिव इमिटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपको ना कॉन्सेप्ट मैपिंग पता है, ना डिस्कवरी लर्निंग पता है, ना इंट्यूटिव गेसिंग पता है, कुछ नहीं पता है आपको, लेकिन इतना क्वेश्चन डील करने के बाद आपको ये तो पता चल चुका होगा बच्चे कभी भी निष्क्रिय नहीं रहेंगे, बच्चे क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। तो जब बात आती है पढ़ाने में हमें क्या नहीं यूज करना है, तो जाहिर सी बात है कि हम बच्चे को निष्क्रिय तो नहीं रखेंगे ना, बस निष्क्रिय नकल वो कर रहे हैं बच्चे को, अगर बोर्ड पे आप बस लिख रहे हैं उसको वो उतार रहे हैं, समझना कुछ है नहीं, तो ये ऐसा जहाँ पे बच्चे निष्क्रिय हैं वो तो शिक्षण प्रणाली अच्छी कभी होगी ही नहीं। तो हम हमेशा किस चीज से बचेंगे कि बच्चे जो है पैसिव रहें, इससे हम बचेंगे। बच्चे निष्क्रिय होंगे तो हमारी पढ़ाई की प्रणाली बेकार हो जाती है, तो इसलिए बच्चे को क्या रखना, सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है, क्या रखना है, एक्टिव रखना है। तो इसीलिए जब बात की जाए कि हमें क्या अवॉइड करना है, तो हमें पैसिव लर्निंग को, पैसिव इमिटेशन को अवॉइड करके चलना है। जहां पर बच्चे निष्क्रिय हो उसे हमें अवॉइड करके चलना है। अब आते हैं, एक बात करते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, संकल्पना मानचित्रण क्या होता है। तो आप जो इस प्रकार के जो मैप बनाते हैं ना, या फिर कोई चित्र बनाते हो, तो इस प्रकार के जो आप चार्ट बनाते हो ना, या फिर डायग्राम बनाते हैं, जहां पर आप एक कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं। ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो ऑक्सीजन सेट और पेपर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन और सेट प्रोवाइड करता है, और हम इससे क्या बना सकते हैं, तो पेपर बना सकते हैं। अभी ये क्या एक छोटा सा चार्ट है, लेकिन इस छोटे से चार्ट में ट्रीज के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हम उससे क्या बना सकते हैं, ये इसका यूज कौन करता है ना। तो इससे क्या होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, एक पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस डायग्राम में पता चल रहा है ट्रीज के बारे में। तो इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग, जहां पर एक डायग्राम या चार्ट के माध्यम से आप एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हो। उसका आता है खोजी अधिगम यानी कि डिस्कवरी लर्निंग, ऐसी अधिगम की प्रणाली जहां पर बच्चे को कुछ खोज करने को दिया जाए,
स्वयं से कुछ करने को दिया जाए, खोज करने को दिया जाए, उसे कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। अब उसका इंट्यूटिव गेसिंग यानी कि सहज अनुमान लगाना। जब आप किसी स्टोरी को ही सुनाते रहते हो बच्चे को, तो आप बोलते हैं अच्छा बताओ बच्चों इसके बाद क्या हो सकता है, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों होगा, या फिर क्या होना चाहिए। इससे क्या कहता है, बच्चा अनुमान लगाता है। तो अनुमान लगाता है मतलब उसके बारे में सोच रहा है, उसको वो समझने की प्रयास कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, मतलब बच्चा सक्रिय है। तो ये सभी जो है, चाहे वो कंसेप्ट मैपिंग हो या फिर डिस्कवरी लर्निंग हो, फिर इंट्यूटिव गैसिंग हो या यानी कि सहज अनुमान हो, ये सभी जो है बच्चे को सक्रिय रखते हैं। और जो भी बच्चे को सक्रिय रखते हैं वो सभी जो है अच्छी चीज है। जो बच्चे को निष्क्रिय कर देगा उसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 79 मतलब कि ये है हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, कैसे अधिगम प्रणाली को यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम प्रणाली के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से सूचना प्रसंस्करण का कौन सा तत्व मददगार रहेगा। हमें क्या करेंगे जो हमारे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाएगा, ऐसी किस प्रणाली का यूज हम करेंगे। तो पहला है डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन यानी कि गैर संदर्भीकरण, मतलब संदर्भ से रिलेटेड ही नहीं रहेगा। आपको पढ़ाना है राम के बारे में, आपने राम के बारे में पढ़ाने के बजाय श्याम के बारे में पढ़ा दिया है, मतलब कि संदर्भ से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या ये पढ़ाई सफल हुई या फिर अच्छी हुई, नहीं हुई, इसलिए ये हो जाएगा गलत आंसर। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है कि किस एलिमेंट को हमको यूज करना है, फैसिलिटेट करना है। एलेबोरेशन यानी कि विस्तारण, विस्तारण का अर्थ होता है जब आप किसी एक तथ्य के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या, क्यों और कैसे, इन चीजों का यूज किया जाता है कहाँ, विस्तारण में। तो जब आप पूछेंगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब आप थिंकिंग स्किल को बढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, क्या, क्यों, कैसे बता करके आप शिक्षण प्रक्रिया को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो क्या, बिल्कुल कर रहे हो। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि ये डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या है, इसको यूज क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए, मतलब क्या है आपकी शिक्षण पर ये जो आप इससे क्या हो रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप समझ पा रहे हो कि वो है क्या, उसका यूज कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब अर्थपूर्ण अधिगम हो रहा है। आप उसके अर्थ को, आप कहीं पर भी अगर लिखा रहेगा कि डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन का बात होगा तो आप जान रहे हो कि वो नहीं करना चाहिए। गैर संदर्भीकरण जो है हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए सही नहीं है, ये आप समझ चुके हो। इसका मतलब क्या, क्यों और कैसे यानी कि एलेबोरेट करना यानी कि विस्तारण करना, किसी चीज को विस्तार से समझना शिक्षण प्रणाली के लिए अच्छी बात है। फिर भी नेक्स्ट पे भी जाते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन। उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंधन की बात व्यवहारवादी करते हैं जब आपके सामने कोई उद्दीपन यानी कि कोई एक चीज आती है। मान लीजिए कि ये बुक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका उद्दीपन। कोई भी ऐसा सामान जिसके लिए आप प्रतिक्रिया करते हैं, अब आपको ये बुक चाहिए तो आप इसके तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए हो गया उद्दीपन और आपने किया इसके प्रति प्रतिक्रिया। यही होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि व्यवहारवादी जिसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें व्यवहारवादी के बारे में कुछ पूछा नहीं गया, हमें पूछा जा रहा है कि हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं मीनिंगफुल लर्निंग को, तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। उसके बाद रोट मेमोराइजेशन, अभी तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि रोट मेमोराइजेशन कभी भी फैसिलिटेट नहीं करता, हमें रटन प्रक्रिया से बाहर निकलना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है जो कि मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देगा, वो है इलेबोरेशन यानी कि विस्तारण। जब हम किसी चीज को समझेंगे कि वो क्या था, वो क्यों था, वो कैसे हुआ, इस चीज को समझेंगे तो वो हो जाएगा इलेबोरेशन यानी कि सबसे बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। किस चीज को करने के लिए, तो अर्थपूर्ण अधिगम को करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, पिक्चर डाल दिया है, इलेबोरेशन टेक्निक क्या, ठीक है, क्यों, कैसे। अब हमारे पास है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। बिफोर स्टार्टिंग टू टीच ए न्यू टॉपिक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए टीचर टू नो, किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक शिक्षक को किस बारे में जानकारी होनी चाहिए। व्हाट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो, बच्चे को किस बारे में जानकारी पहले से है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, ये क्या है हमारा प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। तो चिल्ड्रन कैन ऑलरेडी नो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इस बात को समझा था कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो उसे क्या करते हैं, हम उसके प्रीवियस नॉलेज से यानी कि बच्चे जो के पास जो पहले से जो ज्ञान है उसे जोड़ते हैं, तो ये तो सही पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉमनली हेल्ड मिसकंसेप्शन, आमतौर पर गलत धारणाएं। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे के मन में जो आमतौर पर गलत धारणाएं हैं, इस बात को भी जो है हम ध्यान में रखेंगे। कैसे, जब हमें पता रहेगा कि उसको किस बात को लेकर, किस कंसेप्ट को लेकर उसके मन में मिसकंसेप्शन है, तभी तो हम उसको सुधारेंगे ना।
इसीलिए ये जरूरी है कि हम जानें कि बच्चे के मन में किस चीज को लेकर, किस टॉपिक को लेकर मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा है, ताकि जब हम न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम उस मिसकंसेप्शन को समाप्त कर पाएंगे। उसके बाद प्री रिक्विजिट टू लर्न द टॉपिक, विषय को सीखने के लिए पूर्वापेक्षा, मतलब उनमें जो है सीखने का इच्छा है भी या नहीं है, वो उस टॉपिक को सीखना चाह भी रहे या नहीं चाह रहे हैं। अगर आपका मन अभी सीटेट देने का हो ही नहीं, आप उसके लिए पढ़ ही नहीं रहे हो और आप चाहोगे कि सीटेट पास कर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए। जिस कार्य को करने की आपकी इच्छा होती है, आप उस कार्य को बेहतरीन करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि बच्चे की इच्छा को भी जाना जाए कि वो उस टॉपिक को पढ़ने की इच्छा रखता भी है या नहीं रखता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे के जो है छात्रों के पसंदीदा सीखने की शैली को ध्यान में रखना। बिल्कुल हम बच्चों के पसंदीदा सीखने की शैली को ध्यान में रखेंगे, पढ़ाना तो हमें बच्चों को ही है ना। अगर हम उनके सीखने की शैली को ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल वो हमारे लिए बेहतर होगा, बच्चे उस चीज से अच्छे सीख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है क्या, कि सबसे पहले तो जब हमें पढ़ाना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि हमें बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जोड़ना चाहिए उस ज्ञान से। उसके बाद बच्चे को किस पॉइंट पे मिसकंसेप्शन है उसको भी हमें ध्यान में रखना है, और प्रीरिक्विजिट होना चाहिए बच्चा पढ़ने के लिए, यानी कि पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए बच्चे में। और हमें बच्चे के लिए उसका जो शिक्षण अधिगम का जो प्रणाली है, जो सीखने का पसंदीदा शैली है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी के सभी ऑप्शन है करेक्ट, यानी कि हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 4। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, क्योंकि यहाँ पर जब बात आ चुकी है प्री रिक्विजिट मेथड की, प्री रिक्विजिट की बात आ चुकी है, तो एक क्वेश्चन है जो कि सीटेट का बहुत फेवरेट रह चुका है कि व्हाट इज प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उसके लिए क्या कौन सी चीज जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, किसके लिए, तो लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। तो वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तो सीखने के लिए। बच्चा अगर मोटिवेट नहीं होगा तो वो सीखना नहीं चाहेगा। तो बच्चे को सीखने के लिए जो है मोटिवेशन का रहना जरूरी है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि प्री रिक्विजिट चीज क्या है लर्निंग के लिए, तो वो मोटिवेशन होगी। तो हम डील करते हैं ये क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटेड बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावाद सीखने के लिए रचनावादी उपागम द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। हमें देखना है कि सीखने के लिए जो रचनावादी उपागम है, जो कहता है कि बच्चे सक्रिय निर्माता होते हैं, किसके ज्ञान के, बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। तो इसके लिए जो है कौन सा अप्रोच सही होगा, कौन सा रचनावादी का उपागम जो है निम्नलिखित में से बढ़ावा देगा सीखने को। पहला एक्सपोजिटरी टीचिंग, प्रतिपादक शिक्षण। दूसरा है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहां पर कि पूछताछ आधारित शिक्षा, या फिर लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की व्याख्यान विधि, या फिर रोट मेमोराइजेशन यानी कि रटन विधि, जिसको कि कभी भी रचनावाद फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास बच जाता है 2-3 ऑप्शन, यानी कि पहला एक्सपोजिटरी यानी कि प्रतिपादक शिक्षण, या दूसरा है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, और तीसरा है लेक्चर मेथड। तो हमें क्या ध्यान देना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट बात किस चीज की करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं, जहां बच्चे जो हैं केंद्र में हो, तो उसे कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। तो हमें ढूंढना होगा इसमें से कि कहाँ बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है कि बच्चा एक्टिव है, तो जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा ना, वही होगा इसका आंसर। एक्सपोजिटरी मेथड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और लेक्चर मेथड। मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है कि एक्सपोजिटरी क्या है, या फिर ये लेक्चर क्या है, फिर इंक्वायरी बेस्ड क्या है, लेकिन आपको ये तो पता है कि जब पूछताछ की बात हो रही है, इंक्वायरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन 2 लोग होंगे इन्वॉल्व, यानी कि शिक्षक और छात्र इन्वॉल्व होंगे। तो जब शिक्षक और छात्र दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मतलब है यहाँ के बच्चे सक्रिय हैं। तो आपको मिल जाएगा बेस्ट ऑप्शन और आपका आंसर भी। आपको नहीं पता है कि फर्स्ट का क्या मतलब है और थर्ड का क्या मतलब है, फिर भी आपको आंसर मिल चुका है। और अगर आपको पहले से पता ही है तो और ज़्यादा बेहतर है, आपको तो टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको आंसर मिल चुका होगा। चलिए तो समझ लेते हैं कि एक्सपोजिटरी यानी कि प्रतिपादक शिक्षण और लेक्चर मेथड है क्या। सिंपल है, ये समझिए, ये है शिक्षक केंद्रित। ये दोनों जो मेथड हैं ये शिक्षक केंद्रित हैं, जहाँ की शिक्षक जो है एक जगह खड़े हो जाएंगे और जैसे जैसे बोलेंगे बच्चे को बस उतना सुनना है। अगर वो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बच्चे को उसको कॉपी करना है, वो बता रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, मतलब बच्चे हैं निष्क्रिय और शिक्षक है केंद्र में। तो शिक्षक केंद्रित प्रणाली की बात जो है कभी भी कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं करेंगे, रचनावादी नहीं करेंगे। तो जहां भी बात चुनना हो आपको कि किस अप्रोच को जो है रचनावाद के लिए अच्छा समझा जाएगा, तो वहां चुनिए जहां पर बच्चा सक्रिय हो। जैसे कि यहाँ देखिए, एक जो है ये
क्लासरूम जहाँ पर बच्चे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबके सबने हाथ उठा रखे हैं कि हमें क्वेश्चन पूछना, हमें क्वेश्चन पूछना, हमें क्वेश्चन पूछना। मतलब क्या इंक्वायरी हो रही है, वो पूछताछ की विधि से सीख रहे हैं, मतलब बच्चे हैं सक्रिय, यानी कि ये है चाइल्ड सेंटर। और यही देखिए दूसरा क्लासरूम है जहाँ पर कि बच्चे जो है चुपचाप बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। इसी को कहते हैं लेक्चर मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर एक्सपोजिटरी टीचिंग मेथड। जहाँ पर कि एक्सपोजिटरी में क्या होता है ना, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, मुख्य रूप से इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, आप सुनेंगे और शिक्षक एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस, व्हिच काइंड ऑफ स्किल्स शी इज फोकसिंग टू डेवलप अमंग स्टूडेंट। एक शिक्षिका छात्रों से उनकी स्वयं की सोच प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए कह रही है होना चाहिए था यहाँ पर, फिर भी कोई बात नहीं। वह किस तरह की कौशल छात्रों के बीच विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। किस तरह कौशल कर रही है यहाँ पर ध्यान केंद्रित? डिक्लेरेटिव, घोषणात्मक। क्या यहाँ पर कहीं पर भी घोषणा की बात की गई है? नहीं की गई है, तो हम घोषणात्मक को नहीं मानेंगे। उसके बाद है मेटाकॉग्निशन या फिर प्रोसीजरल यानी कि प्रक्रियात्मक या फिर सिमेंटिक यानी कि शब्दार्थ। तो किस प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है यहाँ पर शिक्षक कर क्या रहे हैं? यहाँ पर जो है बच्चे को कहा जा रहा है कि वो अपने ही सोच के प्रणाली के ऊपर सोचे। ए टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस। वो जो खुद से थिंकिंग प्रोसेस लगा चुके हैं किसी चीज के बारे में, उसके प्रति ही उनको फिर से सोचना है, मतलब अपने ही थिंकिंग प्रोसेस के बारे में फिर सोचना है। ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन यानी कि अधिसंज्ञानात्मक। मेटाकॉग्निटिव या मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन ही वो स्किल है जिसमें व्यक्ति जो है अपने ही थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, अपने ही सोच की प्रणाली के बारे में सोचता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया अधिसंज्ञान, स्वयं के ही सोच तथा अधिगम प्रक्रिया के लिए सोचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेटाकॉग्निशन कहलाती है, अधिसंज्ञान कहलाती है, या फिर सिंपल आप समझिए स्वयं के विचारों पर विचार। जब हम अपने ही विचारों के ऊपर विचार कर रहे हैं वो है हमारा मेटाकॉग्निशन स्किल। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान देना है कि जब भी बात हो कि वो अपने थिंकिंग प्रोसेस के बारे में ही सोच रहा है फिर से, तो इसको क्या कहेंगे? मेटाकॉग्निशन कहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। द स्ट्रेटेजी टू रिमेंबर ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बाय ग्रुपिंग दैट इनटू मेमोरेबल मीनिंगफुल पार्ट्स इज कॉल्ड। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को याद करने और सार्थक भागों में समूहीकृत करके याद कर रखने की रणनीति कहलाती है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे को ये सब एक साथ याद नहीं हो रहे, तो हमने 0 1 2 को एक साथ कर दिया, 3 4 5 6 को एक साथ कर दिया और 7 8 9 को एक साथ कर दिया और बच्चे को बोला अभी तुम याद कर लो, इसे टुकड़ों में तोड़ दिया इसे। तो इसे कहते क्या है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण कहते हैं, या फिर चंकिंग कहते हैं, या फिर कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन कहते हैं, या फिर मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो अभी आपको अच्छे से पता होगा कि मेटाकॉग्निशन के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो अपने थिंकिंग प्रोसेस के बारे में सोचने की प्रक्रिया होती है, मतलब हम थिंक कर रहे हैं अपने थिंकिंग पे। तो ये नहीं होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको खंडों में तोड़ दिया गया। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास खंडीकरण यानी कि चंकिंग। चंकिंग ही वो प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? टुकड़ों में तोड़ देते हैं याद रखने के लिए किसी चीज को, जैसे कि इस नंबर को मैंने तोड़ दिया, तो इसे ही कहते हैं चंकिंग। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण यहाँ होता है कि आप अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में, अपने मेंटल मैप में किसी चीज को ऐड करते हैं, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। ये दिया गया है पियाजे के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया गया? पियाजे के द्वारा दिया गया है। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, आपने किसी चीज को देखा और उसको अपने दिमाग में कर लिया ऐड, तो वो हो गया आत्मसातीकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Formulating new clarification and going beyond simple application of previously learned rules to achieve a goal and evaluating the outcomes are important parts of। नए स्पष्टीकरण को तैयार करना, पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाकर लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, पहले जो हम सीख चुके हैं नियम, उसका सरल अनुप्रयोग करके हम जो है लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं और परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये किसके महत्वपूर्ण भाग हो सकते हैं? एसिमिलेशन के, आत्मसातीकरण के। क्या जब आपको अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में स्कीमा, जिसकी बात कौन करते हैं? पियाजे करते हैं, जो कि होता है मेंटल मैप। दिमाग में जो आप मानचित्र बनाते हैं ना, उसे कहते हैं मेंटल मैप यानी कि स्कीमा। ये किसने बात की है इसके बारे में? पियाजे ने बात की है इसके बारे में। तो क्या लगता है कि इसमें आपको जो है कोई क्लैरिफिकेशन ढूंढना पड़ रहा है, कोई एप्लीकेशन को जो है मतलब किसी पहले से याद किए हुए, समझे हुए चीज को आपको अप्लाई करना पड़ रहा है? यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। उसका है मिसकंसेप्शन, भ्रांति। आपके मन में कोई भ्रांति जब है तो उसके लिए आप क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं या फिर प्रीवियसली लर्न जो है चीज उसके लिए अचीव कर रहे हैं गोल। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिख दिया गया है क्लैरिफिकेशन।
स्पष्टीकरण। और यहाँ लिख दिया गया है भ्रांति। ये जो है आपके मन में भ्रांति पैदा करने के लिए लिखा गया है कि आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके मन में है भ्रांति, तो आप करेंगे उसको क्लैरिफाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है, एक गोल भी अचीव करना है और हमें क्या करना है, मूल्यांकन भी करना है। तो हम अपने मिसकंसेप्शन के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि मतलब उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं उसके, और ये क्लैरिफिकेशन किसके लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सब बस आपके मन में भ्रांति पैदा करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी जो है भ्रांति के इतने सारे कार्य नहीं किए जाएंगे। तो स्कीमा है नहीं, सॉरी सिमुलेशन है नहीं, भ्रांति है नहीं, बच गया है हमारे पास दो ऑप्शन, रटकर याद करना। जब हमें रटकर ही याद करना है भैया, तो हम क्यों उसमें लगाएंगे अपना दिमाग, क्लैरिफिकेशन क्यों लाएंगे उसमें, हम पहले से जो याद की हुई चीजें हैं उसको क्यों अप्लाई करेंगे उसमें। ऐसा करने की जरूरत ही क्या है, हमें तो बस रटना है चीजों को। तो हमारे पास मिल जाता है हमारा आंसर, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक प्रक्रिया जिसको कि समस्या समाधान कहा जाता है। जब आपके पास कोई समस्या आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको पहले पहचानेंगे कि समस्या है क्या, उसके लिए स्पष्टीकरण तैयार करेंगे। उसके बाद जो पहले से आप सीखे हुए चीज है उसके हिसाब से आप उसको क्या करेंगे, उसके गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या का समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं, है ना। उसके बाद आप उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने समस्या का समाधान ढूंढा वो सही है या नहीं है। तो ये सभी चीज किससे रिलेटेड है, ये सभी समस्या समाधान से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। जब आपके सामने आएगी कोई समस्या, उसके प्रति आप करेंगे कार्य। कैसे कार्य करेंगे, तो उसको स्पष्ट करेंगे कि समस्या है क्या, फिर उसके बारे में जो है जो आप पहले से सीख चुके हैं व्यवहार, उससे क्या करेंगे, उसका प्रयोग करके उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जब समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको, तो आप करेंगे मूल्यांकन उसके आउटकम का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है, करंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इमोशन कंसेप्टलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस एज। संवेगों से संबंधित वर्तमान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, वर्तमान करंट संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं के बीच संबंध को किस तरह संकल्पित करते हैं। मतलब कि यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके संवेग में और आपके संज्ञान में अभी के जो मनोवैज्ञानिक है, जो करंट मनोवैज्ञानिक है, वो किस प्रकार का संबंध देखते हैं। तो संवेग होता क्या, संवेग होता है भावनाएं। भावनाएं, संवेग क्या है, आपकी भावनाएं हैं। डर, गुस्सा, प्यार, ये सब क्या है, भावनाएं हैं, है ना। तो आपके भावना और आपके संज्ञान के मध्य कैसा रिलेशन है, क्या वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र है। मतलब अगर आपका मूड खराब हो तो आपके पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे तो ऐसा नहीं फील होता है। इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, आपस में गुथे हुए हैं। आपस में गुथे हुए कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो है संवेग जो है अभी नियंत्रण में नहीं है, अर्थात आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में नहीं है, तो क्या वो आपके संज्ञानात्मक प्रणाली में करेगी कोई प्रॉब्लम क्रिएट। क्या आपने हमेशा सुना होगा कि जब आप गुस्से में हो ना तो कोई डिसीजन ना ले, या फिर जब आप बहुत खुश हो ना तो आप कोई डिसीजन ना ले। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि आपकी भावनाएं जो हैं आपकी डिसीजन मेकिंग को, और डिसीजन मेकिंग क्या है, किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है। ये दिमागी प्रक्रिया है, क्या डिसीजन मेक करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फिर जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो आपको कहा जाता है कि अभी आप कोई निर्णय ना लें। क्यों, क्योंकि आपकी भावनाएं आपके निर्णय क्षमता को, अर्थात आपके संज्ञान को प्रभावित करती हैं। मतलब वो एक दूसरे में गुथे हुए हैं, आपस में इंटरट्वाइंड हैं, इंटरट्वाइंड विथ ईच अदर हैं। ओनली इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, केवल भावनाएं ही अनुभूति को प्रभावित करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉग्निशन भी करता है, ओनली कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशन, ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि वो इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे में गुथे हुए, मतलब वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो, गलत निर्णय ले लेते हो, तो क्या वो आपकी भावना प्रभावित नहीं करती है, क्या आप उससे दुखी नहीं हो जाते हो। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि केवल संवेग ही आपके संज्ञान को दे रहा है, कोई भी तरह का वो मतलब प्रभावित कर पा रहा है। संज्ञान भी आपके संवेग को प्रभावित करता है, ये दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं, ठीक है। तो जब भी बात आए कि क्या हमारा संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, नहीं, ये दोनों आपस में गुथे हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि जब बात आएगी जजोंग की, जब बात आ जाएगी जजोंग महोदय की, जब नाम लिखा होगा जजोंग का, कि जजोंग के हिसाब से संज्ञानात्मक पक्ष और भावनात्मक पक्ष के बीच में कैसा संबंध है, तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। क्योंकि जजोंग का मानना था कि भावनाएं जो है ना, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, उनका प्रभाव एक दूसरे पे नहीं पड़ता है। तो जब बात की जाए कि जजोंग के हिसाब से
कॉग्निशन और इमोशन के बीच कैसा संबंध है, तो इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से, स्वतंत्र है दोनों एक दूसरे से। लेकिन जब इनका नाम नहीं आए तो ध्यान दीजिएगा कि कॉग्निशन और इमोशन जो होते हैं इंटरट्वाइंड होते हैं, या फिर अगर लिखा हो कि इन दोनों के बीच महत्व, ये इन दोनों के बीच जो है कोई जुड़ाव होता भी है या नहीं होता है, तो ध्यान रखिए दोनों के बीच में जुड़ाव होता है, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। जब तक कि जजोंग का नाम ना आए, जजोंग का नाम आएगा वो दोनों अलग हो जाएंगे। उनका मानना था कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। अब इसके साथ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टास्क इज, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है। बन जाइए अब बच्चे और सोचिए कि आपको कब प्रेरणा मिल जाएगी सीखने के लिए। जब एब्स्ट्रैक्ट और हाई कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन होगा आपके साथ, अमूर्त और अत्यधिक जटिल क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, तब आपको मजा आएगा। कनेक्टेड टू देयर रियल वर्ल्ड, या फिर आपके वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होगा कोई क्वेश्चन, तब आपको मजा आएगा उसको डील करने में। या फिर इररिलेवेंट होगा, या फिर मतलब अप्रासंगिक होगा, उसका प्रसंग से कोई लेना देना ही नहीं होगा, तब मजा आएगा। या फिर नॉट एट ऑल चैलेंजिंग, बिना चुनौती के, मतलब उसमें चुनौती होगी ही नहीं, कुछ आपको कुछ सोचना ही नहीं। ये वही क्वेश्चन है कि 2 into 4 क्या होता है, वही हो गया नॉट एट ऑल चैलेंजिंग। तो आपको सबसे ज्यादा मजा कब आएगा, जब आपका जो है लर्निंग का प्रक्रिया आपके वास्तविक जीवन से जुड़ा होगा, आपके वास्तविक दुनिया से जुड़ाव रखेगा ना, तो ऑटोमेटिक है कि आप उससे जुड़ पाएंगे, आप मोटिवेट हो पाएंगे उसको समझने के लिए, उसको करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, आपसे रिलेटेड हो गया, आपकी वास्तविक दुनिया से रिलेटेड हो गया। तो हमें क्या करना है, अगर बच्चों को मोटिवेटेड फील करवाना है तो हमें उनके शिक्षण प्रणाली को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ना होगा, जो कि एनसीएफ भी कहता है कि हमें बाहरी दुनिया से जोड़ना है। देखिए एनसीएफ 2005 में भी इसकी बात कही गई है, क्या कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना का मतलब क्या है, मतलब उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना है। स्कूल के बाहर जो वास्तविक दुनिया चल रही है उससे भी जोड़ना है हमें, किसको, ज्ञान को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 87 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। आपको क्या लगता है क्या सही होगा, इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर, विकास की प्रक्रिया एक दिशाई होती है, या फिर इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, या केवल व्यक्ति की अनुवंशिकता को प्रभावित होती है। तो क्या हम सभी पागल हैं जो रटे जा रहे हैं इस बात को, सॉरी रटे नहीं जा रहे हैं मतलब छोड़ दीजिए, कभी कभी हम भी गलत बोल सकते हैं भाई, रटन प्रणाली हम बढ़ावा दे नहीं रहे हैं, पर हम बार बार जितनी बार इसको ध्यान में दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसे ऐसा फील हो जाता है कभी कभी। चलिए, तो D इक्वल टू H इंटू ई, यानी कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, ये जो हम बार बार लगातार पढ़ते जा रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, इसको समझते जा रहे हैं, तो उससे हमें ये तो समझ में आ चुका है कि केवल हेरिडिटी नहीं प्रभावित कर सकती है किसको, विकास को, उसके लिए हमें एनवायरमेंट भी चाहिए। देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास की प्रक्रिया में क्या सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, आपकी संस्कृति और आपके विदेश में रहने वाले दोस्त की संस्कृति क्या सेम है, समान है, नहीं है। डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, केवल एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे होती है। तो अगर आपको नहीं भी पता है कुछ, तो आप 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट कर देंगे, जिसमें कि सिर्फ अनुवांशिकता की बात की गई है और केवल वातावरण की बात की गई, क्योंकि हमें पता है कि गुणनफल है किसका, वातावरण और हेरिडिटी दोनों का गुणनफल है कौन, विकास, तो केवल तो वो होगा नहीं। अब हमारे पास बच जाते हैं 2 ऑप्शन। इट इज यूनिडायमेंशनल नेचर, यूनिडायमेंशनल मतलब कि एक दिशाई है। अब आप खुद सोचिए कि जब जो है हमारे विकास के क्षेत्र इतने व्यापक हैं, वो फिजिकल भी है, कॉग्निटिव भी है, इमोशनल भी है, सोशल भी है, लिंग्विस्टिक भी है, सभी के सभी पक्ष इसमें आते हैं, तो वो एक दिशाई कैसे हो सकता है, ये तो मल्टी डायमेंशनल होगा ना, यूनिडायमेंशनल तो हो नहीं सकता। तो जब ही ये मल्टी डायमेंशनल होगा तभी ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद हमें मिल जाएगा हमारा सही उत्तर, देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। हमारी संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से भिन्न है, और ये जो है वो अपने देश की संस्कृति के हिसाब से विकास में आ रहे हैं ना, उनका विकास उनके हिसाब से हो रहा है, हमारा विकास हमारे हिसाब से हो रहा है, लेकिन विकास तो हो रहा है, विकास जो निरंतर रूप से चल रहा है वो तो वहां भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो या फिर इंडिया हो। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, इस बात को सही करार दिया जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, तो देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। यहाँ पर देखिए मल्टी डायमेंशनल होता है, हमारे पास कॉग्निशन है, इमोशन है, मोरल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा कि सोशल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम समाज में रह रहे हैं, समाज में रहने के लिए हमें नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं, और इसीलिए हम करते हैं अपनी नैतिकता का विकास। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर लैंग्वेज जो है वो कॉग्निशन से कनेक्टेड है, इसीलिए ज़्यादातर माना जाता है कि 4 ही जो होते हैं ना मेन होते हैं। कौन, पहला तो कॉग्निटिव, ठीक है,
दूसरा इमोशनल, तीसरा फिजिकल और चौथा सोशल। अब जो है ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये इससे कनेक्टेड हो गया, मतलब ये इसका ही हिस्सा हो गया और ये इसका ही हिस्सा हो गया। इसलिए जो है 4 मेजर होते हैं, 4 जो है मुख्य इसके क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक और सामाजिक। उसके अलावा सामाजिक जुड़ा हुआ है नैतिक से यानी कि मोरल से, और लैंग्वेज डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है संज्ञानात्मक से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 88 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। अब फिर से आपके पास आ चुका है समालोचनात्मक क्वेश्चन, समालोचनात्मक चीज के बारे में क्वेश्चन। तो आपको ढूंढना होगा क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। सबसे इजी है, कहाँ पर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग इन आउट कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड व्हाई। व्हाई आ चुका है, मतलब अब करना पड़ेगा यहाँ पर बच्चे को अधिक चिंतन। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। यही होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर भी हम पढ़ेंगे उसके आगे के ऑप्शंस को। नेम 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 10 स्टेट ऐसे ही बच्चा बता देगा, वो तो पहले से ही मतलब वो तो फिक्स्ड है ना। राइट टेबल्स फ्रॉम 2 to 10, ये भी फिक्स्ड है। मेमोराइजेशन एंड रिसाइट, मेमोराइजेशन की तो हम बात ही नहीं करते हैं, हमें रटकर सीखना ही नहीं है कुछ भी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1, क्योंकि ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89, स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फसाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। विकास का चरणीय सिद्धांत। चरणीय सिद्धांत से आपको कोई नाम याद आया या नहीं आया? पियाजे महोदय को याद कीजिए, आप पियाजे जी को याद कीजिए। इन्होंने क्या दिया था, विकास का चरणीय सिद्धांत, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फसाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है, कौन? तो चरणीय सिद्धांत। कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट पे देता है, विकास की निरंतरता पे देता है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट पे देता है, विकास की अनिरंतरता पे देता है। कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक के बारे में बात करता है। या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस, या फिर विकास प्रक्रिया के संबंधित वातावरणीय कारक के बारे में बात करता है। देखिए यहाँ पर बात वाइगोत्स्की की हो नहीं रही है, जो हम समाज और संस्कृति के साथ जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही हमें साइड कर देने हैं। उसके बाद बात हैं क्या कि क्या बता सकता है, डिसकंटिन्यूटी बताएगा या फिर कंटिन्यूटी बताएगा। तो हमने पढ़ा है कि क्या विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि स्टेज थ्योरी जो होता है उसके हिसाब से क्या है, तो उसके हिसाब से जो है डेवलपमेंट जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, अनिरंतर होता है। अनिरंतर क्यों होता है? कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि ये लाइन अब निरंतर रूप से चलती जा रही है। अब हम बात करते हैं स्टेज की। अब हमने क्या किया, इस लाइन में ले आए 4 स्टेज, 1 2 3। अब यहाँ पे ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इसको क्या किया, बांट दिया। अब बांटने में क्या हुआ, इसकी निरंतरता तो खत्म हो गई ना, हमने तो इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। हमने क्या किया, इसको टुकड़ों में बांट दिया। ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ये तीसरा टुकड़ा हो गया और ये चौथा टुकड़ा हो गया। तो जब ये टुकड़ों में बट चुका है तो क्या ये निरंतर रहा? नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है कि स्टेज थ्योरी जो होता है वो विकास की निरंतरता को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? तो विकास की निरंतरता को दर्शाता है। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। यही है पियाजे के चरणीय सिद्धांत का ग्राफ। इस ग्राफ को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी आता है कि अगर पियाजे का चरणीय सिद्धांत है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। यही जो है बताता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अनिरंतरता, जो कि कहता है स्टेज थ्योरी या फिर पियाजे का नाम याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। बच्चे निम्न में से कौन से कारकों के द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित हो सकता है। विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको किस किस क्षेत्र, मतलब किस किस चीज से उनका पढ़ाई जो है प्रभावित हो सकता है। तो पहला है हमारे पास सोशलाइजेशन बाय फैमिली, पारिवारिक समाजीकरण, पीयर रिलेशन यानी कि समकक्षी संबंधी यानी कि दोस्तों के साथ उनका संबंध, या फिर कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य उनके, या फिर सेल्फ एस्टीम ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का आत्मसम्मान। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से किसका प्रभाव पड़ेगा? मुझे तो लगता है सभी का प्रभाव पड़ेगा, और सीटेट को भी यही लगता है कि सभी का प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? तो आप खुद सोच के देखिए कि आप परिवार में आपका कैसा माहौल चल रहा है, परिवार का समाजीकरण कैसा है, उससे क्या आपके कार्य में प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपके घर में ही आज टेंशन हो जाता है कोई, तो आप जब ऑफिस जाते हो या फिर बाहर ही कोई कार्य करने जाते हो तो वहां पर भी आपके इस टेंशन का असर दिखता है। तो क्या लगता है आपको कि अगर बच्चे को परिवार में खुशनुमा माहौल मिलेगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा पढ़ाई पे, उसके स्कूल के? बिल्कुल पड़ेगा। इसका मतलब है कि पारिवारिक समाजीकरण का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आते हैं समकक्षी संबंध यानी कि पीयर।
तो दोस्तों का भी प्रभाव पड़ता है, उसके वो दोस्त कैसे हैं, दोस्तों के साथ उनका रिलेशन कैसा है, कोई बच्चा बिल्कुल अकेला बैठा रहता है, कोई बच्चा दोस्तों के साथ रहता है, तो इस दोनों ही पक्ष में बच्चे पर प्रभाव पड़ता है उसका, किस चीज़ का, तो उनके दोस्तों के साथ उनका संबंध का। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। उसका सांस्कृतिक मूल्य, हमारे सांस्कृतिक मूल्य अलग होते हैं और हमें ध्यान रखना है कि विद्यालय जो है सांस्कृतिक मूल्यों का जो है ना एक गार्डन है, जहाँ पे अलग अलग सांस्कृतिक मूल्य के व्यक्ति रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, एक गार्डन है वो। जैसे हमारे गार्डन में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, वैसे ही वहाँ अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग सभ्यता के, अलग अलग भाषाई परिप्रेक्ष्य के बच्चे होते हैं। इसीलिए जो है संस्कृति का ही प्रभाव पड़ता है। अगर किसी विद्यालय में किसी बच्चे के सांस्कृतिक मूल्य का जो है हनन किया जा रहा है या फिर उसके सांस्कृतिक मूल्य का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो बच्चे के शिक्षण प्रणाली को क्या प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। उसके बाद सेल्फ स्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे का खुद का आत्मसम्मान। यहाँ पर मतलब बच्चे का खुद का जो है सेल्फ स्टीम कैसा चल रहा है, वो किस प्रकार का मतलब उसका खुद का जो व्यवहार, उसका जो मेंटल जो उसका स्थिति है, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप खुद सोच के देखिए, जब आप किसी बच्चे को बार बार कक्षा में जो है खड़े करते हो, उसको डांटते हो, तो क्या होता है? इससे अगर आपको लगता होगा कि बच्चे में जो है बहुत अच्छा सुधार आ रहा है, कुछ बच्चों में आ भी जाता होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो है इससे बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, उनके आत्मसम्मान पे चोट पहुंचती है कि उनको जो है बार बार डांटा जा रहा है, उनको जो है असेम्ड फील करवाया जा रहा है, उनको जो है शर्म महसूस करवाया जा रहा है। तो इन सभी बातों का प्रभाव पड़ेगा किस पे? एक बच्चे पे, किस प्रक्रिया में? उसके शिक्षण प्रक्रिया में। कहाँ? तो विद्यालय में। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। अब हम देखते हैं इसका आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड हो जाता है, मतलब समाधान श्रृंखला क्लास 5 यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारा होगा लास्ट सेशन, लास्ट क्लास, और उसके साथ आप कर चुके होंगे सीटेट सीडीपी की तैयारी बहुत ही अच्छे से समझकर, रट कर नहीं समझकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।